बहुत-बहुत स्वागत है अनुकृति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इंश्योरेंस मंत्र शो में। और मैं शुरुआत आपसे यही करना चाहूँगा, जिस तरह से एक और मामले में आपने जांच की है, इन्वेस्टिगेशन किया है। हमने देखा था 2 महीने पहले भी आपके द्वारा जो जांच की गई थी, उससे काफ़ी सबक लिया इंश्योरेंस कंपनियों ने। लेकिन ये जो मामला सामने आया है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स का, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति की 60 से ज़्यादा पॉलिसीज जो है इशू की गई और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लेम भी दिया गया। तो शुरुआत में आपसे समझना चाहूंगा, इस मामले की आपको टिप कहां से मिली और कैसे आपको शक हुआ कि ये पूरा जो मामला है वो इंश्योरेंस फ्रॉड से जुड़ा हुआ है? थैंक यू अनुराग जी, अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। ये आप जानते हैं कि हम लोग जनवरी 2025 से जनपद संभल की पुलिस जो है लगातार बीमा फ्रॉड के ऊपर काम कर रही है और उसमें हमने ऐसी 4 हत्याओं का खुलासा किया था, जो कि एक्सीडेंट का रूप देके कारित की गई थी। इसमें 2 जनपद संभल के अभियोग थे और 2 जनपद अमरोहा के अभियोग थे। दोनों में ही पुलिस, क्योंकि अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट दिखाया गया था, पुलिस उनको तस्दीक नहीं कर पाई थी, तो उनमें एफआईआर लगा दी थी। पर हम लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि बहुत ही प्रीमेडिटेड मर्डर्स थे, जो कि इंश्योरेंस क्लेम के पैसे के लिए किए गए थे। उसी के क्रम में जब हम लोगों का इंडस्ट्री से बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे ये केस, क्योंकि हम लोग ने उनसे कहा था कि आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य राज्यों के भी, क्योंकि हमारा गैंग 12 राज्यों से ज़्यादा में ऑपरेट कर रहा था, तो हमें उनके विरुद्ध सबूत चाहिए थे। तो हमने कहा जो भी आपके पास ऐसे सस्पिशियस केसेज़ हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और उन्होंने हमसे बोला कि मैम, ये मुकेश चंद सिंघल का केस है, इसकी 2024 में मृत्यु हुई है और ये मेरठ के रहने वाले हैं विशाल सिंघल। आप इस पे को भी एक बार इस पे काम करके देखिए, हमें ये डाउटफुल लगता है। जब उन्होंने हमसे डिटेल शेयर करी तो आई वाज़ शॉक्ड टू नो कि ये 60 से अधिक करीबन 64 पॉलिसीज़ अकेले मुकेश चंद सिंघल के नाम पे थी, जिनका कुल वैल्यू जो है 50 करोड़ से ऊपर की थी। और उसके अलावा ये भी तथ्य प्रकाश में आए थे कि अप्रैल 2024 में इनकी डेथ अज्ञात वाहन से ही टकराकर एक्सीडेंट में दौरान इलाज हुई थी। नाउ ये पूरा तरीका हमें बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे हमने पहले ही की हत्याओं का अनावरण किया है। तो यहाँ से इसकी मुझे टिप मिली थी। बिल्कुल। लेकिन मैं लेकिन आपसे समझना चाह रहा था कि क्या जिस तरह से आप बता रही हैं कि एक व्यक्ति ने 60 से ज़्यादा पॉलिसी ली, तो जो ये मुकेश सिंघल का लड़का है विशाल सिंघल, वो परपेचुअल ऑफेंडर था? उसने क्या और भी हत्याएं की है इंश्योरेंस क्लेम के लिए? और जिन लोगों की हत्याएं की उनका क्या रिश्ता रहा विशाल सिंघल के साथ? हाँ, अनुराग जी, हम लोग को जब ये पता चला कि 50 करोड़ से अधिक एक ही आदमी का बीमा है, तो इस पे हम लोगों ने जाँच शुरू की। अब जाँच में कई दायरे थे, जैसे विशाल सिंघल नॉमिनी था, तो विशाल सिंघल के जितने भी खाते हैं, जनरल इंश्योरेंस का पैसा आया था, टाटा एआईजी का पैसा आ गया था, एलआईसी का पैसा आ गया था। इसके अलावा हमें ये भी दिखा कि 2022 में भी इस व्यक्ति के अकाउंट में बीमा पॉलिसियों का पैसा आया है। उनकी डिटेल फिर मैंने बीमा कंपनियों के साथ वापस साझा की और मैंने कहा, ये आपने पैसा किस पॉलिसी के अगेंस्ट विशाल के अकाउंट में भेजा है? तब उन्होंने बताया कि ये एकता सिंघल की पॉलिसीज़ है मैम और ये उनकी पत्नी है। एकता सिंघल के बारे में जब पता किया तो पता चला कि वो विशाल सिंघल की पहली पत्नी थी और उनकी मृत्यु आनंद अस्पताल है एक मेरठ में, वहाँ पे उनका 7-8 दिन इलाज चला था, बीमारी उनको बस लूज़ मोशंस थी और उसके बाद वो घर पे आती हैं, उनको हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो जाती है। पर मृत्यु होना ठीक है, पर उसके बाद करीबन 80 लाख अलग-अलग विभिन्न बीमा कंपनियों की तरफ से इनको क्लेम इनके खाते में जाता हुआ दिखा। यह भी हमें पता चला कि जो इनकी माँ थी प्रभा देवी, उनकी भी 2017 में अज्ञात वाहन से टकरा कर एक्सीडेंट में ही मृत्यु हुई थी। वो एक्सीडेंट की जब हम लोगों ने एफआईआर देखी और उसकी डिटेल्स देखी तो वो भी चौंकाने वाली थी कि ये व्यक्ति विशाल सिंघल सिर्फ़ अपनी माँ के साथ मोटरसाइकिल पे जाता है, अज्ञात वाहन टक्कर मारता है, जिसमें माँ मर जाती है ऑन द स्पॉट हेड इंजरी की वज़ह से, पर बेटे को एक खरोच तक नहीं आती है। अब ये सारी चीज़ें एक पैटर्न दिखा रही थी और जब हम लोगों ने इनके बैकग्राउंड के बारे में चेक किया, विशाल की अभी तक 4 शादियाँ हो चुकी हैं। इनकी तो चौथी पत्नी है, उनसे अभी इनका डिस्प्यूट चल रहा है। चौथी पत्नी ने ये बताया कि उसका भी पैन बनवा लिया गया था और उसके नाम पे कई कुछ साइन-वाइन कराए गए थे, तो ये डर गई थी और इसे बाद में पता चला
दिए सब मात्र 10 दिन के अंदर 25 जनवरी से 6 पाकर फिर इसने अपने साथियों के साथ इसमें इनको पहले टक्कर मारी और फिर इलाज इन्होंने फिर उस निजी अस्पताल में कराया जिसमें इनकी पत्नी का इलाज हुआ था और वहाँ पे दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो जाती है। एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहूँगी, इसके अंदर मुझे ये भी पता चला कि जब इनके पिता का इलाज चल रहा था तो इन्होंने हेल्थ क्लेम लेने का कोशिश किया और वहाँ पे जब वो जो संबंधित इंश्योरेंस कंपनी जब गई वेरीफाई करने के लिए पेशेंट को, तो पेशेंट के शरीर पे उन्होंने किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पाई। और उसी व्यक्ति की 1 अप्रैल को उसके शरीर पे कोई चोट नहीं है और 2 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट में आई चोटों की वजह से, जो कि फिर विरोधाभासी था। तो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वगैरह को जब जोड़ा गया तो ये पाया कि यह आदमी एक सीरियल हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो कि पहले बीमा कराता है और फिर अपने परिवारजनों पे ही को ही मार देता है। बिल्कुल, आपने जैसे विस्तृत तौर पे बताया इस मामले के अंदर तो इसकी शुरुआत ये कहना सही है कि 2018 से ही हो गई थी जहां पर उनकी माताजी को क्लेम लिया गया और उसके बाद जो है पॉलिसीज कराई गई और फिर उनकी पत्नी और फिर उनके पिता है। क्या सीक्वेंस क्या रहा पूरा? 2017 में इनकी माँ प्रभा देवी की मृत्यु होती है, 2022 में इनकी पत्नी की मृत्यु होती है और 2024 में इनके पिता की मृत्यु होती है। इनके पिता की जितनी भी पॉलिसीज़ हुई हैं, उन सब की जो रिस्क कमेंसमेंट डेट आरसीडी हम देखते हैं, वो 2018 से शुरू हो जाती है। तो मतलब ये आदमी बहुत पहले से प्लान करना शुरू करता है। इसके द्वारा ये भी बताया गया था कि शुरू-शुरू में जब इससे पूछा गया कि आपने ये काम कैसे शुरू किया, आपको कैसे पता था कि ये सब बीमा कराया जा सकता है? इसने ये बताया था कि ये कुछ दिनों के लिए एक बीमा कंपनी के साथ इन्वेस्टिगेटर के रूप में इसने कार्य किया था। तो उसमें भी अभी जाँच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता था इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ ऐसी क्या लूप होल्स रहे जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो इतनी ज़्यादा पॉलिसीज ले सका और हॉस्पिटल्स के द्वारा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई होगी, डेथ सर्टिफिकेट दिए गए होंगे, तो कहीं इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं और किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियां इतनी ज़्यादा पॉलिसी इशू करती गई? देखिए, सबसे मैं कहूँगी कि पुलिस में भी अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं था कि इंश्योरेंस का जो रुपया होता है, वो एक मोटिव हो सकता है मर्डर करने के लिए। तो हम लोगों की एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशंस में वो कहीं न कहीं एंगल मिसिंग था। पर एक डीजीपी महोदय भी इस केस में काफ़ी इच्छुक है, तो हम लोग की एक कोशिश है कि हम ऐसी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक एसओपी लेकर आएँ। दूसरा, आपने ये बताया कि हॉस्पिटल वगैरह की संलिप्तता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संबंधित बीमा कंपनी थी, हेल्थ बीमा कंपनी, हेल्थ क्लेम्स की, वो जब गई, उसने उस व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वस्थ पाया और अगले ही दिन उसकी चोटों की वजह से मृत्यु हो गई। और विशाल ने भी ये एडमिट किया अपने बयानों में कि इसके अंदर हॉस्पिटल वालों की संलिप्तता है। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इस व्यक्ति को ये लोग मारने वाले हैं। तो इसमें हॉस्पिटल कर्मियों की भी संलिप्तता है, इसमें भी गहनता से जाँच की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु ये है जो आपने कहा कि 60 से अधिक पॉलिसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक छोटी फोटोस्टेट की दुकान चलाता है। अब उस व्यक्ति की 60 से अधिक 50 करोड़ से ज़्यादा की पॉलिसी कैसे हो सकती है? वो आदमी प्रीमियम कैसे चुका रहा है? क्या जब वो नई पॉलिसी उसका बेटा कराता था, मतलब उसी की पूरी साजिश रहती थी, तो क्यों उसके पैन नंबर के अगेंस्ट कहीं से ये रेड फ्लैग नहीं होता था कि इस आदमी की ऑलरेडी इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं और इस केस को इस आदमी को नई पॉलिसी इश्यू करने से पहले हम लोगों को ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं हम लोग ऑनबोर्डिंग स्टेज पे नंबर बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज़ इश्यू करने पे फ़ोकस रखते हैं, पर उसकी जो क्वालिटी है, उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि मुझे लगता है जिसकी वजह से अपराधियों का मन बढ़ता है और इस तरह के क्राइम होते हैं। बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे समझना चाहूँगा, बीच में एक बार ऑडियो फ्रीज़ हो गया था, तो ये जो पूरा मामला है, ये कितना आपको लगता है कि संगीन है, कितना सीरियस है, जिसमें परत दर परत चीज़ें खुलती जाती हैं? अगर आप हमारे व्यूअर्स को संक्षिप्त में बता पाएँ, जिससे इसकी सीरियसनेस है वो अथॉरिटीज़ तक भी पहुँचे। देखिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है कि एक व्यक्ति जिसकी आय इतनी कम है, वो अपने बारी-बारी से परिवारजनों का ही बीमा करा के मार दे रहा है। मतलब हमारे बीएनएस या पहले आईपीसी में मर्डर से बड़ा कोई भी अपराध नहीं है।
और वो मर्डर बीमा के लिए किया जाना, उसको एक्सीडेंट का रूप देना, कोई भी नॉर्मल एक पैशन वाला क्राइम होता है, किसी ने गुस्से में आके किसी को चाकू मार दिया, वो चीज़ अलग है और वो एक दिखती भी क्राइम है। ये सारे जो मर्डर्स अब निकल के आ रहे हैं, ये अंडर द कारपेट क्राइम है, ये छुपे हुए मर्डर्स हैं जो हमें इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से निकल के आ रहे हैं। तो ये मामला बहुत ही सीरियस है और ये हम लोगों ने इंश्योरेंस कॉन्क्लेव जब संभल में किया था, तब भी ये बात जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको समझाने की ये कोशिश की थी कि नाउ दिस इज़ जस्ट नॉट अबाउट प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब ये बस उनका नुकसान सीमित करने तक नहीं है, अब हमें जानें भी बचानी है। लोगों को टारगेट करके इंश्योरेंस के पैसे के लिए मारा जा रहा है। तो अगर हम रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएँगे अब, तो फिर ऐसा हो सकता है कि देश भर में सेम मोडस ऑपरेंडी यूज़ करके कई लोग हत्याओं को अंजाम दें। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि सारी एजेंसीज़ रिफॉर्म्स लेकर आएँ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि सारी एजेंसीज़ जो है रिफ़ॉर्म लेकर आए। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुकृति जी, आज हमें वक़्त देने के लिए। आपने जिस तरह से इस पूरे मामले को बताया, और आपको भी धन्यवाद, क्योंकि जो आपकी डीप इन्वेस्टिगेशन थी, आपकी समझ थी, उस वजह से ये पूरा मामला सामने आ पाया और इससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का फर्जी क्लेम अगर रुकेगा तो लोगों का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे इस शो में शामिल होने के लिए और इस पूरी जाँच की परत दर परत चीजें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच अनुराग जी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस मंत्रा और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमएन शर्मा, जो कि पूर्व सेक्रेटरी जनरल जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और पूर्व सीएमडी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एमएन शर्मा सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉडुलेंट क्लेम जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और क्यों इनका असर ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ता है। तो सबसे पहले सर, क्योंकि आपके पास 30-35 साल से ज्यादा का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तजुर्बा है, जो फ्रॉड होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आपके मुताबिक कितने बड़े पैमाने पर ये फ्रॉड्स होते हैं? बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है ये फ्रॉड देश में। और एक एस्टिमेट के हिसाब से नियरली 7.5 to 10% तक टोटल प्रीमियम में से लीकेज हो रहा है बाय वे ऑफ फ्रॉड्स और एग्जैजरेशन ऑफ लॉसेस। आई एम पुटिंग मैं तो ये बहुत एग्जैजरेशन ऑफ लॉस और टोटली फ्रॉड दोनों को एक साथ रख के बोल रहा हूँ कि 7.5 से 10% तक ये फ्रॉड होता है। लास्ट ईयर जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम 3,08,000 करोड़ प्रीमियम रहा जनरल इंश्योरेंस का। उसमें कम से कम 10% नुकसान फ्रॉड्स के द्वारा हो गया, तो कम सो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 31,000 करोड़ नुकसान फ्रॉड में चला गया। तो ये अगर हम रोक पाए टोटली, तो इस ये तो उतना फंड प्रीमियम लेने का कम कर सकते हैं और फायदा हो सकता है कि कस्टमर्स का प्रीमियम उतना कम हो जाएगा, नियरली 10% तक फ्रॉड्स को हम अगर रोक पाए तो। लाइफ इंश्योरेंस में भी नियरली 4 लाख करोड़ प्रीमियम रहा। उधर भी तो कम से कम 7 to 8% तक फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हो रहे हैं। और उसको भी अगर हम पूरी तरह रोक सके तो उतना फायदा होगा, उतना प्रीमियम देने का कम प्रीमियम कम देना पड़ेगा कस्टमर्स को। तो ये सब उनके लिए फायदा ही होगा। बट ये कैसा होगा, क्या क्या करना है, उसके लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद चाहिए। बिल्कुल सर, आप बता रहे हैं कि 7 से 10% तक के फ्रॉडुलेंट क्लेम होते हैं और जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये प्रीमियम जो है वो 30,000 करोड़ तक का भी है। तो कौन से सेगमेंट में ज़्यादा आपके मुताबिक, क्योंकि सर आपको 35 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है और आपने हर इंश्योरेंस के हर बदलते वक्त को देखा है, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी अब टेक्नोलॉजी है,
तो कौन से सेगमेंट में ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, मोटर इंश्योरेंस में फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, या फिर कोई और ऐसा सेगमेंट है जहां पर इंश्योरेंस से जुड़े हुए फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं? अ, अभी 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 तो हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ गया है ये एग्जैजरेशन ऑफ द लॉसेस एंड टोटल डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड, दोनों भी मिलकर हेल्थ में ज्यादा हो गया आजकल। और उसके अलावा मोटर इंश्योरेंस में और प्रॉपर्टी इंश्योरेंसेस में, फायर इंश्योरेंस वगैरह, इसमें भी बहुत फ्रॉड होता है। तो वो फ्रॉड्स को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा, तो किस तरह के स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं? अगर आप 3 स्टेप्स अगर बताएं हमारे दर्शकों को कि इंश्योरेंस के अंदर जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें अगर ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो फ्रॉड्स रोके जा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों पर सीधा इम्पैक्ट आता है, पॉलिसी होल्डर्स पे ज़्यादा सीधा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर जी। क्लेम आउट को ज़्यादा होता है तो लोगों का प्रीमियम भी बढ़ जाता है। जी, एब्सोल्युटली। मैं सर आपसे यही समझना चाहता था, क्या स्टेप्स लेने चाहिए फ्रॉड्स को रोकने के लिए? तो फ्रॉड्स रोकने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, सर्वेस को भेजना और इन्वेस्टिगेशंस करना और मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हुए फ्रॉड्स को रोकने का बहुत कोशिश होता है। फिर भी ह्यूमन नेचर बीइंग व्हाट इट इज, एंड नेचुरली पीपल वांट टू मेक इजी मनी, एंड जितना इंश्योरेंस कंपनीज स्टेप्स लेते हैं उससे भी आगे जाकर ये लोग और भी नए नए तरीकों से फ्रॉड करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में, जहां हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत बना देते हैं। जहां पर ट्रीटमेंट 2-4 दिन का होना चाहिए, वहां पर 10 दिन का ट्रीटमेंट करते हैं। जहां पर 10,000 20,000 में ट्रीटमेंट होना है, वहां पर लाखों में बिल बना देते हैं। ये सब भी फ्रॉड्स ही है। और इसके अलावा टोटली पेपर फ्रॉड, पेपर्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके भी फ्रॉड करते हैं, जहां पर पेशेंट भी नहीं होता है, हॉस्पिटल नहीं होता है, फिर भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके इंश्योरेंस के क्लेम सबमिट करे। वो वैसे फ्रॉड भी है, बट लेकिन थोड़े कम परसेंटेज में होता है। बट ये एग्जैजरेशन ऑफ द लॉस बहुत ज्यादा है हेल्थ में। Same similarly in motor also. Exaggeration of the loss is very, very high. ये motor dealers और motor repairers जो जरूरत है, जो नहीं है, वो सब पे बिल कर देते हैं। और जो पार्ट्स रिप्लेस, जहाँ नहीं जरूरत है फिर भी रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ रिपेयर हो सकता है उसको भी हटा के नया पार्ट डालो। एंड देन कस्टमर्स ऑल्सो, सम ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉड कैसा करते हैं, जैसा कि एक पॉलिसी कंडीशंस और पॉलिसी स्कोप ऑफ द पॉलिसी कवरेज स्कोप के बाहर अगर कुछ लॉस हुआ, तो उसको कैसा स्कोप ऑफ द कवर में ले आना और कैसा इंश्योरेंस क्लेम बनाना उसमें, तो उस पे भी वो लोग एडवाइस लेके, सजेशंस लेके, एंड वो लोग ऐसा बनाते हैं पूरे सरकमस्टेंस चेंज करके, तो पूरा पॉलिसी में फिट होने के जैसा। तो वो भी अगर सही भी लॉस हुआ, बट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कवर, तो उसको हटा के फिर ये लोग पॉलिसी स्कोप में लाने के लिए भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन बदल देना, वर्ष क्लेम बदल देना, ऐसा करके भी कोशिश करते हैं। और एग्जैजरेशन ऑफ द लॉस तो बोलना ही नहीं, मोटर में बहुत हर जगह ऑफ बहुत लॉस ज्यादा। की बात कही आपने, लेकिन सर सिमिलरली आपसे मेरीन कार्गो यही मैं क्लेम्स है, समझना फायर चाहूंगा, इंश्योरेंस क्योंकि क्लेम पे भी आपको होता है। इतना ज़्यादा तजुर्बा है, 40 साल से ज़्यादा का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तजुर्बा है, तो इंश्योरेंस कंपनियां क्यों नहीं पकड़ पाती है इस फ्रॉड्स को? और इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसी और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनका नुकसान कम हो सके? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां भी जब कस्टोडियन हैं पॉलिसी होल्डर्स के पैसे का, अगर इंश्योरेंस कंपनियां उन फ्रॉड्स को पकड़ लेगी तो उनका नुकसान कम होगा, उनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी। हाँ, ये तो होता है, बहुत होता है। ऑलमोस्ट 100 क्लेम्स में कम से कम 50% ऑफ द क्लेम्स में एग्जैजरेटेड क्लेम होता है, और हम उसको कम करके जितना तक सही होना चाहिए उसको के लिए कम करके पे करते हैं। बट लोग समझते नहीं ये है कि ये क्यों लॉस, अगर वो 100 रुपीज का लॉस दिया तो इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपीज 60 रुपीज कैसा लाया।
तो वो समझते नहीं और ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां लॉसेस को उनका अपने लॉस कम करने के लिए काट देते हैं। ऐसा नहीं है, कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसा अपने लॉस कम करने के लिए जेन्युइन क्लेम्स को काटेगा नहीं। तो ये इंश्योरेंस तो रेगुलेटर सर है। पब्लिक को क्या चीजें समझनी चाहिए, क्या उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर आप क्लेम लेते हो, ज्यादा क्लेम लेते हो तो आप ही को नुकसान होगा, आप ही का प्रीमियम बढ़ जाएगा? ये कैसे पब्लिक इसको समझ सकती है और इसका क्या फॉर्मूला अगर आप बता पाएं? वो आप हायर क्लेम एग्जैजरेटेड क्लेम डालने से आप ही को नुकसान होता है, वो असर नहीं होगा, इसलिए कि वो लॉस सब पे डाल रहे होंगे। अब सब पे डालने से उनको नुकसान हो, सब फायदा ज्यादा होगा फ्रॉड करके पैसा लेने, तो वो उन पे असर नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हुए, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का मतलब इधर इंश्योरेंस नहीं, पब्लिक का मनी, ट्रस्ट फंड, वो फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी फ्रॉड अटेम्प्ट किया इंश्योरेंस कंपनी पे, या पॉलिसी एग्जैजरेट करके, या पॉलिसी टर्म्स स्कोप को स्कोप के अंदर लाने के लिए सर्कमस्टेंसेस बदल के क्लेम डाला है, फॉल्सिफाई किया क्लेम, तो वैसा लोगों को एक्ट उन पे एक्ट लेने के लिए लॉ में ही कोई नया सेक्शन आना चाहिए। वो उसके हिसाब से वो लोग वैसे क्लेमेंट्स को पकड़ के उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन, क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। दैट इज वन। एंड सेकेंडली, इंश्योरेंस कंपनीज भी मैं देखा हूँ, वो लोग जहां पर भी एग्जैजरेशन ऑफ द लॉस हुआ या फ्रॉड डिटेक्ट करे, वो लोग सिर्फ रेपुडिएट करने में या वो लॉस को कम करके पे करने में वहीं तक कर रहे हैं। वो लोग उसको पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर करना नहीं कर रहे, अभी तक कहीं नहीं करे, इसलिए कि वो कोई भी अपने अपने अपना एक इमेज, हार्ड इमेज रहना रखना नहीं चाहते हैं। और वो लोग ऐसा नहीं दिखना चाहते हैं कि पब्लिक में कि वो लोग अगर कोई भी थोड़ा एग्जैजरेट किया या फ्रॉडुलेंट क्लेम डाला तो उसको इमीडिएट पकड़ के पुलिस हैंड ओवर कर रही ये इंश्योरेंस कंपनी, तो वो अगर ओपिनियन पब्लिक में स्प्रेड हुआ, इंश्योरेंस कंपनियां भी अगर पब्लिक भी थोड़ी डर जाएगा इंश्योरेंस सख्ती करने के लिए उस दिखाती है, कंपनी आपका से। कहना है तो सर, उसके लिए आपका कहना है सर इंश्योरेंस कंपनियां भी अगर सख्ती दिखाती हैं फ्रॉडुलेंट क्लेम को पकड़ने की तो लोगों में डर आएगा, लेकिन सर उसका इंपैक्ट ये भी है कि कई बार जो जेन्युइन क्लेमेंट है, जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर्स है, उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाती है। हाँ, करेक्ट, नाइंसाफी हो सकता है और डर भी सकते हैं लोग कि उन पर कुछ एक्शन गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी अगर उन पर कुछ एक्शन ले सकती, वो डर से वो लोग ऐसा कंपनी में इंश्योरेंस करना चाहेंगे वो जो सॉफ्ट अपीयरेंस रखते हैं, तो उसके लिए नो इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू पुट अ हार्ड अपीयरेंस, सो वो एक सिचुएशन है। बट इसके लिए agencies like certain bodies of the government of India should on their own, without insurance companies claiming, maybe regulator on their own, they should verify claims, and if they find any exaggerations or fraudulent repudiated claims may come kare, un pe action the regulator should initiate in the interest of the public at large, or maybe the government of India through the डिपार्टमेंट ऑफ होम एजेंसीज के द्वारा उन पे एक्शन लेना है सो मोटो, एक्शन लिया वैसा जाए लेने और से सरकार को थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी। सख्ती करनी होगी जिससे आम लोग हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, आम लोगों का प्रीमियम नहीं बढ़े। तो इसी के साथ आज का शो में हम विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एमएन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका अनुभव शेयर करने के लिए कि फ्रॉडुलेंट क्लेम का कितना नुकसान है और इससे आम पॉलिसी होल्डर्स कितना प्रभावित होता है। लेकिन जाते जाते हम आपको बताते हैं हमारा जो सेगमेंट है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में करीब 10 से 15% तक इंश्योरेंस क्लेम फर्जी होते हैं और हर फर्जी क्लेम का बोझ पड़ता है ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स के प्रीमियम पर। यानी फ्रॉड रोकना सिर्फ कंपनियों की ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। यही था आज का इंश्योरेंस मंत्र। मैं हूं अनुराग शाह, आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे इंश्योरेंस मंत्र में।